बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ एक्यूस्टिक टेक्निक। हमने इससे प्रीवियस एक टॉपिक पढ़ा था नॉइस प्रॉब्लम, शोर और जो है म्यूज़िकल साउंड्स, जो मौसीकी या अच्छी आवाज़। तो जो नॉइस है वो इंसान की सेहत के ऊपर उसके बड़े बैड इम्पैक्ट्स होते हैं और उसकी मेंटल प्रॉब्लम उसकी के लिए बड़ा यानी कि डेंजरस है। शोर जो है इंसान के दिमागी और जिस्मानी एतबार से उसके लिए बहुत ज़्यादा, वैसे सोसाइटी के लिए भी अच्छा नहीं है। तो इसलिए नॉइस को पोल्यूशन कहा गया, नॉइस पोल्यूशन। उसके लिए और दूसरी चीज़ ये है कि अगर शोर ना भी हो तो आप, ऐसा शोर नहीं है जो इंसान की सेहत को इफ़ेक्ट करता है, लेकिन इंसान की अंडरस्टैंडिंग या कंसंट्रेशन को डाइवर्ट कर सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप बड़े बड़े हॉल्स में बैठे होते हैं जब स्पीकर बात कर रहा होता है तो उसकी आवाज़ जो है डिफरेंट साइड से रिफ्लेक्ट होकर जब वापस आती है तो वो आपको जो है उसकी एको प्रोड्यूस हो रही होती है। क्योंकि हॉल बहुत बड़े होते हैं तो एको प्रोड्यूस होने की वजह से, एको कब प्रोड्यूस होती है? जब साउंड रिफ्लेक्ट होता है, बाउंस बैक होता है। तो हम चाहते हैं कि वो साउंड बाउंस बैक ना हो, एक दफ़ा जाए आप सुन लें, इट्स इनफ। ठीक है, जब बाउंस बैक होकर डिफरेंट वॉल से डिफरेंट स्पीड्स के साथ वापस आता है तो उसके लिए जो ऑडियंस होती है उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होता है। फॉर एग्जांपल आप एक रूम में बैठे हुए हैं, हम कहते हैं एक रेक्टेंगुलर रूम है और इसकी जो लेंथ है, हाइट है, एक बहुत बड़ा हॉल है और वो जो है 17 मीटर से ज़्यादा है। ठीक है, तो ये स्टेज है हमारे पास। ठीक है, और इस इतना नहीं, हम ऐसे करते हैं, ये हमने बाय स्टेप स्टेज कर दिया। ठीक है, और इधर फॉर एग्जांपल एक पर्सन खड़ा है जो बोल रहा है या कोई कॉन्सर्ट है या कुछ भी है, ये आवाज़, ये जो डिस्टेंस है ये है 18 मीटर। तो जब साउंड जो है, सामने ऑडियंस बैठी है, इधर ऑडियंस बैठी हुई है और ऑडियंस भी आपको बताया ना कि जो ऑडिटोरियम्स होते हैं उसमें स्टेप बाय स्टेप बैठी होती है, अच्छे जो ऑडिटोरियम्स होते हैं ऐसे कर, ताकि सब तक। लेकिन अगर ये डिस्टेंस आपके पास 18 मीटर से ज़्यादा है, इसी तरह अगर ये डिस्टेंस जो है वो 25 मीटर है, तो अब यहाँ से एको प्रोड्यूस होगी। अच्छा, किन सरफेसेस से ज़्यादा साउंड रिफ्लेक्ट होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड। अगर साउंड सरफेस है रिजिड या स्मूथ है, इनसे साउंड बहुत अच्छा रिफ्लेक्ट होता है, वेरी गुड। लेकिन अगर सरफेस जो है वो स्मूथ है, और सॉरी सॉफ्ट है, या इरेगुलर शेप है, तो पुअर साउंड रिफ्लेक्ट होता है। ये साउंड के दो रिफ्लेक्शन के, तो सरफेस कौन सी ज़्यादा अच्छी होगी कि साउंड बहुत कम रिफ्लेक्ट हो? तो आप कहेंगे सॉफ्ट सरफेस रखी जाए। सॉफ्ट सरफेस में जिसमें पोर्स हो,
सुराख हो, ठीक है। तो अ, इसमें जो है सॉफ्ट के लिए आप इसमें कर्टन्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप कारपेट्स यूज़ कर सकते हैं। जो साउंड को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। साउंड विल एब्जॉर्ब बाय दीज। सॉफ्ट सरफेस से साउंड एब्जॉर्ब हो जाएगा, पोरस सरफेस से साउंड एब्जॉर्ब हो जाएगा, कारपेट से जो कि इरेगुलर शेप होती है, रफ सरफेस होती है, उससे साउंड एब्जॉर्ब हो जाएगा, कर्टन से एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इस तरह की सीलिंग आप कर लेते हैं उससे, लेकिन वो सॉफ्ट होनी चाहिए, पोरस होनी चाहिए, तो तब उससे साउंड एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो जो एक्यूस्टिक टेक्निक है, सॉरी आप मुझे बताएं, मैंने तो यहाँ पे लिखता रहा हूँ, आपको बोर्ड शेयर ही नहीं हुआ था। मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने इसको एक ऑडिटोरियम कंसिडर किया है, और इस ऑडिटोरियम में ये स्टेज है और ये ऑडियंस है, स्टेप बाय स्टेप बैठे हैं, ठीक है। आप देखें कि ये डिस्टेंस 18 मीटर है, जो कि एको के लिए अच्छा होता है। ये 25 मीटर है, एको प्रोड्यूस हो सकता है, साउंड रिफ्लेक्ट हो सकता है। तो जब साउंड रिफ्लेक्ट हो जाए, ठीक है, इधर से साउंड आए, डिफरेंट पोजीशन से साउंड बाउंस बैक होकर वापस आए, तो एको प्रोड्यूस होती है। इनको रिवर्ब्रेशंस कहते हैं। क्या कहते हैं? रिवर्ब्रेशंस। रिवर्ब्रेशंस क्या होती हैं? डिफरेंट साइड से जो एको प्रोड्यूस साउंड रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है, वो आपस में एक दूसरे के साथ मिक्सअप होगा। इधर से साउंड आ रहा है रिफ्लेक्ट होकर, इधर से साउंड रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है, वो आपस में जब टकराएगा तो क्या हो जाएगा, वो मिक्सअप हो जाएगा, वो एक आपके लिए नॉइस प्रोड्यूस करेगा, और उनको रिवर्ब्रेशंस कहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि कौन सा सरफेस हो जो कि साउंड को कम से कम रिफ्लेक्ट करे। वो सॉफ्ट सरफेस है, इरेगुलर सरफेस है, वो साउंड को कम से कम रिफ्लेक्ट करेगी और ज्यादा से ज्यादा क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी, साउंड को क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी। तो ये बातें मैंने अभी तक की हैं। अब हम बुक पे जाते हैं, और बुक पे जाकर हम इसको, एक्यूस्टिक टेक्निक इज अ मेथड यूज्ड टू एब्जॉर्ब undesirable sound by soft or porous surface is called acoustic technique. Reflection of the sound is more prominent if the surface is rigid and smooth, and reflection of the sound is less if the surface is soft and irregular. Soft, porous materials such as draperies, rugs absorb large amount of the sound energies and thus quit, मतलब ख़त्म कर देते हैं, echoes and softening noise। जो शोर होता है उसको फिर वो ख़त्म हो जाता है। इधर उधर से डिफरेंट साइड से डिफरेंट, क्योंकि ज़ाहिर है आप जब हॉल देख रहे थे, आप मुझे खुद बताएं कि इस ऑडियंस पे ये आवाज़ पहले पहुंच रही है, ये बाद में पहुंचेगी। तो जब बाद में पहले ये पहुंची है फिर वो पहुंची है, तो इतने तक इधर वाली आवाज फिर दूसरे वाली भी आ जाएगी। फॉर एग्जांपल ये कहता है शख्स, पहली दफा कहता है हेलो, यहां पर क्या पहुंचेगा, हेलो। अब ये हेलो सुनाई देगी है, पहले ये फर्स्ट आया है, ये हेलो सेकंड आएगा, ठीक है। इतने तक इसने दूसरा वर्ड बोल दिया, आर यू हैप्पी, ये अब दूसरा वर्ड बोल रहा है। इधर से ये फर्स्ट आ रहा है, इधर से ये सेकंड आ रहा है। सॉरी अभी नजर क्लियर नहीं आ रहा। तो ये दोनों साउंड क्या हो जाएंगे, मिक्सअप हो जाएंगे, गार्बलेट हो जाएंगे। तो इसको हमने स्टडी करना है, इससे बचना है तो पोरस मटेरियल यूज करना है। इसको एक्यूस्टिक टेक्निक कहते हैं। Thus, by using such material is in noisy places, we can reduce the level of the noise pollution.
However, if the surface of the classrooms and public halls are too absorbent, the sound level may be low for the audience. मतलब sound कम भी हो सकता है. तो sometimes when the sound reflects from the walls, ceiling and floor of the room, the reflecting surfaces are too reflective. सब surfaces जैसे बात हो रही है rigid है, smooth है तो reflect होगा, and the sound becomes garbled. This is due to the multiple reflections called reverberations. अब हमें क्या करना होगा, हमें ऑडिटोरियम्स और हॉल्स को एक तो उनकी जो वॉल्स और सीलिंग को पोरस बनाना होगा, फ्लोर्स को, लेकिन उससे साउंड ऑडियंस तक पहुंचे भी सही, ये ना हो कि सारा साउंड एब्सॉर्ब हो जाए. तो उसके लिए हमें उसकी कोई स्ट्रक्चर को चेंज करना होगा. इन द डिज़ाइन ऑफ द लेक्चर हॉल्स, ऑडिटोरियम्स, थिएटर्स, a balance must be achieved between the reverberations and absorption. It is often the advantage to place the reflective surfaces behind the stage to direct the. तो जो आप अगर इस सरफेस को, जो स्पीकर होता है, बोलने वाला होता है, उसकी जो बैक सरफेस है उसको कर्व कर दें. कर्व ये होता है, कर्व का फायदा ये होता है, अगर आप इस सारे को, अगर ये कर्व सरफेस है और यहाँ पे खड़ा हुआ स्पीकर ऐसे खड़ा है और उसने वो डिफरेंट साइड पे करके बोला है, फॉर एग्जांपल इधर करके बोलता है, ये नॉइस जाएगा ना, ये आवाज जाएगी, तो ये आवाज ऐसे ट्रेवल करेगी. ये आवाज जा रही है तो ये ऐसे ट्रेवल करेगी, ये आवाज जा रही है तो ऐसे ट्रेवल करेगी. इसी तरह अब ये पैरेलल जा रही हैं, एक दूसरे को जाके हिट नहीं कर रही, ये आप नेक्स्ट चैप्टर में जाकर पढ़ेंगे. तो इसी तरह बिल्कुल आप घरों की छत पर एक एंटीना लोगों ने रखा होता है, डिश रखी होती है, उसके सेंटर में एंटीना लगा होता है. तो जो वेव्स आती हैं, सिग्नल आता है, वो टकराने के बाद वो इस जगह पे आता है, प्रिंसिपल फोकस पे आता है. ठीक है, अगर इधर से आ रहा है, अगर इधर प्रिंसिपल फोकस से जाएगा तो फिर वो पैरेलल जाएगा. तो इस तरीके से अगर थिएटर की हॉल की छत भी इसी तरह बना दी जाए, तो आप देखें, अगर मैं पहले वाले साउंड अरेज कर दूं, तो आप देखें कि दूसरा, अगर वो इस तरह से बोलेगा तो साउंड रिफ्लेक्ट होकर ऑडियंस की तरफ आएगा. इधर अगर ऑडियंस बैठी हुई है, ओके, तो ये जो भी नात पढ़ रहे हैं, तिलावत कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, ठीक है, तो ये आवाज इन तक आएगी. देखा, वो उधर गई है, वो उधर, कोई दरमियान में वो क्रॉस नहीं हुई. ठीक है, तो इस वजह से हमने डिजाइन को एक तो एब्जॉर्बेंट बनाना है, लेकिन बहुत ज्यादा साउंड पोरस होने की वजह से सरफेसेस साउंड एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो लेकिन हमने साथ साथ कर्व बना देंगे ताकि ऑडियंस तक आवाज पहुंचती भी रहे. तो स्टेज की जो बैक होगी उसको क्या किया जाएगा, प्लेस रिफ्लेक्टिव बनाना पड़ेगा. Generally, the ceilings of theater halls, conference hall, and theater are curved so that after reflection, the sound may reach all the corners of the hall. Sometimes curved soundboards are placed behind the stage. ये बिल्कुल जैसे मैंने आपको समझाया, ये बातें वो कर रहा है. ठीक है, तो उसके बाद आ रहा है ऑडियोबल फ्रीक्वेंसी रेंज. इंसान जो है 20 से 20,000 तक की आवाज सुन सकता है. 20 हर्ट से कम भी नहीं सुन सकता, 20,000 हर्ट से ज्यादा की आवाज भी नहीं सुन सकता. 20 हर्ट से कम आवाज जो होती है वो, अगर वेवलेंथ कम है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी. ठीक है, यहां पर फ्रीक्वेंसी कम है ना, तो वेवलेंथ ज्यादा होगी, तो बड़ी वेव होगी, लाइक एलिफेंट की आवाज होगी, ये धमाके की आवाज होगी. यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो वेवलेंथ कम होगी.
तो ये बहुत जैसे इंसेक्ट्स की आवाज़ें होती हैं। ह्यूमन एयर, अच्छा एज के साथ साथ ये जैसे 20,000 तक इंसान सुन सकता है। जैसे बूढ़े लोग होते हैं तो वो आप जब अगर बच्चे उसके उनके साथ बैठ के विस्पर करें तो नानी अम्मा दादी अम्मा को आवाज़ नहीं जाती, तो वो फिर भी सुनने की पूरी कोशिश कर रही होती हैं कि मेरे बच्चे जो है पोते पोतियां क्या बात कर रहे हैं। तो लेकिन उनको बेचारों को सुनाई नहीं दे रहा हो रहा, क्यों? क्योंकि वो जो उनका ईयर ड्रम है जिसको डायफ्राम कहते हैं, उसकी सेंसिटिविटी वीक हो जाती है। तो वो बहुत कम आवाज, जैसे 20,000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी ज्यादा है लेकिन आवाज बहुत लो होगी, तो उसको वो नहीं सुन सकेंगे। तो ये बात वहां पर लिखी हुई है। चलें, अब नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे अल्ट्रासाउंड, और फिर उसके बाद एक्सरसाइज को इंशाल्लाह कवर करेंगे। ओके, क्लियर?